तो साथियों, ईपीएस 95 कर्मचारियों के महा आंदोलन की जो गूंज है वो सरकार के कानों में गूंजी और इस गूंज के परिणाम स्वरूप जो केंद्रीय श्रम मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया, इन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई हम आपके हित में प्रयास करेंगे। वित्त मंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी आश्वासन दिया कि जो भी इनके हित में होगा उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। तमाम आश्वासन के बीच में अब एक बात और निकल के आती है कि भाई इसमें यह निर्णय लिया गया, खास करके ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किया गया। अब मेन बात यहां पर यह भी आती है कि सर क्या नियमों में बदलाव किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से जो ईपीएस 95 जो ईपीएस के कर्मचारी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमारी पेंशन को बढ़ाने का प्रयास, हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए, 7,500 रुपए की जो मांग की जा रही है, तो नियमों में बदलाव वाली बात क्या हो रही है यह थोड़ा समझने का प्रयास करना कि इस आंदोलन के बीच में नियमों में बदलाव खास करके ईपीएफओ के द्वारा किए जा रहे हैं कि कैसे इनको और सुविधाएं देने का प्रयास किया जाए। लेकिन अभी भी जो मांग हम लोगों के द्वारा, जो मांग खास करके ईपीएस कर्मचारियों के द्वारा उठाई जा रही है कि पेंशन को लेकर के मिनिमम पेंशन की राशि 7,500 रुपए की जाए, उस पर अभी ऐसा कोई फैसला नहीं आया। लेकिन फिर भी उन कर्मचारी जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है, उनके हित में ईपीएफओ के द्वारा कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किया गया जो कि उनके लाभ के लिए। लेकिन वो नियम क्या है और अभी की स्थिति में ईपीएफओ के द्वारा इस प्रकार के नियम लागू करने के पीछे की मंशा क्या है? हो सकता है कि इस आंदोलन को थोड़ा सा शांत करने का प्रयास किया जा रहा हो, थोड़ी लालच देने का प्रयास किया जा रहा हो। तो वो नियमों में बदलाव क्या हुआ, आज मैं इस पर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा जो भी खास करके ईपीएस 95 या संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है उनके लिए क्या नियमों में बदलाव हुआ है। चलिए तो बढ़ेंगे आगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और हम लोग बात करेंगे कि पहले जब हम लोगों ने ये देखा कि ईपीएस 95 के जो जितने भी कर्मचारी हैं जिन्होंने कई प्रकार से आंदोलन किए, उनके आंदोलन की गूंज इस प्रकार से आगे गई कि कैबिनेट की बैठक होना, वित्त मंत्री के द्वारा आश्वासन देना, इसी प्रकार से श्रम मंत्रालय की ओर से आश्वस्त करना और तमाम प्रकार से अब जाकर के ईपीएफओ के द्वारा कुछ नियमों में बदलाव लाना, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। बट देखेंगे क्या नियम बदलाव है। अच्छा, ये नियमों में बदलाव के पीछे का जो मेन पर्पस है वो तो आप लोग जानते ही हो कि भाई साहब, जब कर्मचारी अपनी हक की मांग के लिए लड़ना स्टार्ट कर देता है तो इस प्रकार की एक्टिविटी होना स्वाभाविक सी बात है, सरकार को झुकना पड़ेगा कुल मिलाकर के। ठीक है, अब मेन मुद्दा यहां पर यह आता है भाई आंदोलन हम लोगों ने खूब किए। अब ईपीएफओ की एक खास स्कीम इन्होंने स्टार्ट कर दी, क्या कि भाई परिजनों को इसमें मिल सकेगा लाभ। क्या लाभ मिलेगा यह भी हमें बता दो। ठीक है सर, देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि अभी हाल ही में खास करके सीबीटी की बैठक हुई। सर ये सीबीटी क्या होता है? सीबीटी की अगर बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है। इन्होंने अभी हाल ही में बैठक की और इसके माध्यम से इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम लागू की है। अब ये इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है समझने का प्रयास करना। ये इंश्योरेंस स्कीम क्या होती है? पहले क्या होता था कि अगर आप देखोगे तो पहले यदि किसी भी कर्मचारी जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है, और हम जानते हैं कि ईपीएस एक संगठित क्षेत्र होता है, तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी की यदि डेथ होती है तो ऐसी स्थिति में परिवारजनों को उसका लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब यहां पर लाभ इन्होंने देने की बात की है। कितना लाभ मिलेगा वो भी आप लोगों को मैं यहां पर दिखाने वाला हूं। इसके अलावा और भी 2-3 नियम है जिनमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कम सेवा काल की पहले सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे, समझना। अच्छा, किसकी बात हो रही है? कम सेवा काल। पहले मैं बैठक के बारे में बता दूं आप लोगों को कि जो सीबीटी की बैठक ने डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम के पुराने नियमों में बदलाव करते हुए नए नियम तय किए और पहले इस स्कीम का लाभ सीमित था जो अब और अधिक विस्तृत कर दिया है। कम सेवा काल के लिए अगर आप नियम देखोगे, कम सेवा काल का मतलब ये होता है कि देखो यहां पर मैटर ये हो रहा है, ये है कि अगर शॉर्ट सर्विस है तो न्यूनतम इंश्योरेंस के नियम अनुसार ईडीएलआई क्या होता है सर? ईडीएलआई की अगर आप बात करोगे तो ये एक्चुअली ईडीएलआई के फायदे आपको बता दूं पहले आपको यहां पर कि अगर किसी सदस्य की मौत सर्विस पूरी करने से पहले हो जाती है तो अब उसके परिजनों को 50,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का फायदा दिया जाएगा। और इससे इन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में लगभग 7 करोड़ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ, यानी कि जिनको इनका लाभ मिलने वाला है। और ये भी इन्होंने कहा कि इससे हर साल 5,000 लोगों को फायदा पहुंचने की संभावना है। पहले ये वाला नियम नहीं था, एक नियम में इन्होंने ये बदलाव किया है। और दूसरी बात,
इन्होंने सेकंड पॉइंट यहां पर ये लिखा कि पहले के प्रावधान के अनुसार डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम का लाभ कर्मचारी को ईपीएफ में लंबे योगदान के बावजूद उसकी मौत होने पर भी नहीं मिलता था, लेकिन अब इसका फायदा उन्हें मिलेगा। ठीक है सर, नियम यह है कि ईपीएफ में अंतिम योगदान से 6 महीने के पहले अगर कर्मचारी का निधन होता है तो उसे यह लाभ दिया जाएगा। यह बात यहां पर आ जाती है। ठीक है, यह बात यहां पर आ जाती है, मतलब कि 6 महीने के पहले की अगर बात हो रही है ना, अगर सपोज दैट ये खास करके अगर लास्ट सर्विस काल के लास्ट मोमेंट में होता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 6 महीने के पहले कभी भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली उनको इसका प्रॉफिट मिलेगा, परिवार वालों को। ठीक है, अब नौकरी बदलने पर क्या होता था नियम, ये भी आप थोड़ा सा सुनना, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता हूं कि नौकरी बदलने में ऐसा था कि अगर 2 महीने का अंतराल, सपोज दैट मान के चलिए कि अगर 2 महीने का अंतराल, क्योंकि टारगेट है कि 10 साल का आप लोगों का खास करके टाइम ड्यूरेशन होना अनिवार्य है, लेकिन उस 10 साल में सपोज अगर 2 महीने का भी गैप आता है तो आप इस प्रकार के लाभ से वंचित माने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी कर्मचारी की ओर से एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदली जाती है तो इसके बीच के अंतर को गैप नहीं माना जाएगा, अब नहीं माना जाएगा। इस तरह से पेंशन बॉडी का तीसरा सबसे बड़ा बदलाव सेवा की निरंतरता से जुड़ा है। अब एक नौकरी से अगर दूसरी नौकरी के बीच में 2 महीने तक का गैप आता है तो सर्विस आपकी रेगुलर मानी जाएगी। ठीक है, और पहले नौकरी के दौरान 1-2 दिन का अंतर भी आ जाता था तो ईडीएलआई के लाभ से कर्मचारी वंचित हो जाता था, मतलब किस प्रकार के इंश्योरेंस से वंचित हो जाता था, उसे लाभ नहीं मिलता था अगर 1 या 2 दिन का गैप भी आ जाता था। तो अब लगभग 2 महीने का गैप भी आप लोगों की सर्विस को ये निरंतर करने की बात की गई है। अब यहां पर इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है तो इन फैसिलिटीज के पीछे का रीजन क्या है भाई, एक तो जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, उस आवाज की गूंज गवर्नमेंट तक गई, लेकिन अभी भी जो हमारी एक्चुअल मांग है कि पेंशन को 1000 से बढ़ा करके 7500 कर दी जाए, क्योंकि जितने भी कर्मचारी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले उनका पैसा 8 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास में है। ऐसी स्थिति में उनका हक बनता है, लेकिन अभी भी उनके हक की बात फिलहाल की स्थिति में सिर्फ आश्वासन पर ही टिकी हुई है। अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया, लेकिन इसी बीच में खास करके ईपीएफओ के द्वारा अपने नियमों में बदलाव करने के पीछे कहीं ना कहीं एक मंशा ये भी नजर आ रही है कि भाई इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए कि हम आपके हित में प्रॉपर तरीके से काम करें। भाई ये जो इंश्योरेंस वाली बात होती है ना, ये डेथ पर, ये मरने पर जाती है ना, इतना तो ब्याज खास करके जो कलेक्शन हुआ है वहां से निकल के आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन बात उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर 7500 रुपए पर मंथ अगर पेंशन जारी कर दी गई तो हर महीने भाई साहब इतने कर्मचारियों, इतने जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको पेंशन देनी पड़ेगी। तो माइंड उन्होंने गेम यहां पर ये खेला भाई साहब। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के जो रुझान अभी हमें नजर आए हैं, इसके पीछे आप लोगों के मन में क्या विचार आ रहा होगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या खेल खेल रही है। हालांकि हम लोग मानते हैं कि इस प्रकार से जो भी स्टेटमेंट आए, जो भी नियमों में बदलाव हमें देखने को मिले हैं, आप लोगों के हित में ही है, लेकिन फिर भी इनके माध्यम से अगर सपोज हम अपनी आवाज को उठाना बंद कर देंगे तो क्या आप उस 1000 रुपए की पेंशन में संतुष्ट है? भाई नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, नहीं होंगे। अरे मरने के बाद वाली आप बात कर रहे हो, यहां तो इंसान को अभी जीते जी तमाम प्रकार की सुविधाओं से खास करके हमें रूबरू करवाना है। अब वो सुविधाएं इंसान कब प्राप्त कर पाएगा? जब आप उनकी पेंशन को प्रॉपर तरीके से बढ़ाने का प्रयास करोगे। तो कुल मिला के इस प्रकार के जो भी खास करके नियमों में चेंज हुए हैं, हमें लगता है कि ठीक है, लाभ के लिए उचित है, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल मांग है, जो वर्तमान में इंसान जी रहा है और वर्तमान में जो समस्या इंसान के सामने, उन समस्याओं के समाधान के लिए पेंशन में बढ़ोतरी होना अनिवार्य है। तो हम लोग तो बस उसी रिजल्ट का, उसी परिणाम का वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कब इस बात पर मुहर लगा दे कि भाई पेंशन अब इतने से बढ़ा करके इतनी कर दी गई है और तब से या कब से ये पेंशन इन कर्मचारियों के अकाउंट्स में जाना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट के इस प्रकार के स्टेटमेंट, इस प्रकार के नियम से आप कितना सहमत हुए हैं, ये आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा प्रतिदिन वो अपडेट आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाया जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।